नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। भारतीय इतिहास के पन्नों पर अगर किसी एक व्यक्ति ने राजनीति, कूटनीति और राष्ट्र निर्माण की दिशा बदल दी तो वे थे आचार्य चाणक्य। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चाणक्य ने न केवल महान शिक्षक और अर्थशास्त्री थे बल्कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता भी थे। उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल ने साधारण युवक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया और भारत को एक सशक्त राष्ट्र की नींव दी। उनका रचित अर्थशास्त्र आज भी राजनीति, प्रशासन और अर्थनीति का अद्वितीय मार्गदर्शक ग्रंथ है। चाणक्य का जीवन हमें यह संदेश देता है कि विद्या, नीति और दृढ़ संकल्प से अकेला व्यक्ति भी युग बदल सकता है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने न केवल अपने समय को बदला बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया। प्रस्तुत है जीवन परिचय चाणक्य। चाणक्य गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का शहर बसा था। इसे कुसुमपुर भी कहते थे। ग्रीष्म की भरी दोपहरी में इस शहर में एक सभा मंडप के सामने से एक आदमी जा रहा था। वो जल्दी में दिखाई दे रहा था। वो ब्राह्मण था। उसकी आंखों में चमक थी। चुभने वाली धारा को समूल नष्ट किया। चलते हुए घास के खूंट से उसका पैर टकराया और वो गिरते गिरते बचा। उसे बहुत क्रोध आया। जिस खूंट से वो टकराया उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी थीं। फिर भी वो विचलित नहीं हुआ। वो नीचे बैठ गया और जड़ खोदने लगा। कड़ी धूप में भी उसने मेहनत और जिद से उस खूंट को समूल निकाल फेंक दिया और आगे चलने लगा। उसका नाम था चाणक्य। सभा मंडप के द्वार पर खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। वो जवान था तथा तेजस्वी लग रहा था। वो था चंद्रगुप्त, सभा मंडप का वो अधिकारी था। चाणक्य की ओर देखते हुए उसने सोचा, कितना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है ये। ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। वो चाणक्य के पास पहुंचा। आदर से उसे संबोधित करते हुए वो चाणक्य को सभा मंडप में ले आया। चाणक्य ने उससे पूछा, आप कौन हैं? आप चिंतित दिखाई देती हैं। राज्य तुम्हारा होगा। उस अधिकारी ने कहा, महाराज, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। ऐसा लगता है आप भारी संकटों से गुजरे हैं और चिंतित हैं। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? महाराज, मैं बहुत संकट में हूं, लेकिन मेरी चिंताओं से मैं आपको कैसे कष्ट दूं? चंद्रगुप्त ने कहा। फिर भी मुझे बताइए, शायद मैं आपकी सहायता कर सकूं। चाणक्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा। चंद्रगुप्त आश्वस्त होकर बताने लगा, मैं महाराजा सर्वार्थ सिद्धि का पौत्र हूं। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुनंदा देवी और मुरा देवी। सुनंदा के 9 पुत्र हुए। उन्हें नौनंद कहते हैं। मुरा देवी को एक ही पुत्र हुआ और वो था मौर्य। वही मेरे पिता थे। हम 100 भाई थे। मत्सर और द्वेष के कारण नंदों ने हमें मारने का प्रयास किया। सभी मारे गए और मैं अकेला बच गया हूं। जो कुछ हुआ है उससे मैं बहुत व्यथित हूं। यही मेरी कहानी है। नंदों के कारण मुझे बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं। मेरी इस स्थिति से उठने के लिए क्या आप मेरी सहायता करेंगे? चंद्रगुप्त की कहानी सुनकर चाणक्य विचलित हो गए। चंद्रगुप्त को किस प्रकार सहायता की जा सकती है वे सोचने लगे। उन्होंने कहा, देखो चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें तुम्हारा सिंहासन पुनः प्राप्त करा दूंगा, लेकिन इन नंदों ने मेरा कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा है। फिर भी मैं ऐसा कुछ करूंगा ताकि वे मुझसे अभद्र व्यवहार करें और फिर यह निश्चित समझ लेना कि तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारा वंश खत्म करूंगा। उस दिन दोपहर को धूप कड़ी थी। सभा मंडप में
भोजन का समय था। पंक्तियों में केले के पत्ते बिछाए गए थे। सैकड़ों लोग भोजन के लिए बैठे थे। पास में एक सिंहासन रखा था। चाणक्य जाकर उस सिंहासन पर बैठ गए। उसी समय नौनंद भी वहां पहुंच गए। उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध हुआ कि राज सिंहासन पर एक साधारण आदमी जाकर बैठ गया है। उन्होंने क्रोध में चाणक्य को सिंहासन से नीचे खींचा। चाणक्य अपमानित हुए। क्रोध से वे लाल हो गए और फुफकारते हुए उन्होंने कहा, हे दुष्टों, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट नहीं कर दूंगा, मैं मेरी चोटी में गांठ नहीं बांधूंगा। यह कहते हुए चाणक्य दन दन कदम बढ़ाते हुए निकल गए। नौनंद चाणक्य की इस धमकी भरी घोषणा से कतई नहीं घबराए। एक याचक ब्राह्मण की यह मूर्खतापूर्ण बकवास, इसकी उपेक्षा ही करनी चाहिए। इस भांति दंभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नंद अपने महल की ओर निकल गए। नंदों के पास एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। नाम था अमात्य राक्षस। वो साहसी था और सक्षम भी था। राजकाज चलाने में वो अनुभवी था। नंदों की वो रक्षा करता था। लेकिन चाणक्य ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेले ही नंदों और उनके मंत्री के विरोध में खड़े रहे। उन्होंने नंदों को आपदस्थ किया और चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया तथा अमात्य राक्षस, जो चंद्रगुप्त को नष्ट करने पर तुला हुआ था, उसे ही उसका मंत्री बनाया। यह है चाणक्य की कहानी, जो इस देश में सैकड़ों वर्षों से लोकप्रिय है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह पूरी तरह सही नहीं है। यह कहानी इसी तरह घटी या नहीं, उसकी घटनाएं ऐसी ही थीं अथवा नहीं, इसे हम छोड़ भी दें, फिर भी यह सत्य है कि वो चाणक्य के स्वभाव और चारित्र्य को प्रतिबिंबित करती है। असाधारण व्यक्तित्व। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी जिद अतुलनीय थी। शास्त्रों में पारंगत चाणक्य अर्थशास्त्री भी थे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका कोई सानी नहीं था। साम दाम दंड और भेद नीति में वे उस्ताद थे। युद्ध नीति में परिपक्वता उनके पास थी। उनके मन में क्या चल रहा है, इसका किसी को अनुमान करना कठिन था। अपने कार्यों को गुप्त रूप से तथा दूरदृष्टि से करने में वे कुशल थे। किसी भी काम में उनके गणित कभी गलत नहीं हुए। साथ ही वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साधना भी करते थे। ऊपर से क्रूर भी दिखते थे। चाणक्य शत्रुओं को परास्त करने के लिए विभिन्न चालें और पैंतरेबाजी में कुशल थे। ऐसी कोई ज्ञान की विद्या नहीं थी जिसमें चाणक्य की प्रभुता नहीं थी। दुनिया का उन्हें बहुत अनुभव था। ऐसी कोई बात न थी जिसकी उन्हें जानकारी न हो। अत्यंत बुद्धिमान चाणक्य जैसा शायद ही कोई और होगा। इसलिए चाणक्य नीति एक कहावत बन गई। नंदों का नाश कर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर विराजमान करते हुए उन्होंने मौर्य वंश को पुनर्स्थापित किया। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि चीन में पैदा होने के कारण उनका नाम चाणक्य रखा गया। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र आज दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। अंग्रेजी, फ्रेंच व जर्मन भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ है। दुर्भाग्य है कि चाणक्य के बारे में अधिकृत रूप से अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न पुस्तकों और इतिहास के पत्रों से प्राप्त जानकारी संकलित कर उनकी जीवनी बनती है। तक्षशिला का छात्र। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा सुप्रसिद्ध तक्षशिला नगर में हुई। तक्षशिला के अध्यापक विद्वान सारी दुनिया में प्रसिद्ध थे। भारत के सभी कोनों से छात्र यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। राजा भी अपने पुत्रों को यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। कहते हैं कि एक अध्यापक के पास 101 छात्र थे और सभी राजकुमार थे। साधारणतया 16 वर्ष की आयु में छात्र तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। चारों वेद,
धनुष्य विद्या, शिकार, हाथी संचालन और 18 कलाओं के बारे में यहां शिक्षा दी जाती थी। इनके अलावा न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और सामाजिक कल्याण के बारे में यहां दी जाने वाली शिक्षा देश विदेश में विख्यात थी। ऐसे स्थान पर चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण की। मूलतः बुद्धिमान चाणक्य का व्यक्तित्व यहां की शिक्षा के बाद तराशे हुए हीरे के समान चमक उठा। मैं तुम्हें अपदस्थ कर दूंगा। तक्षशिला से चाणक्य पाटलिपुत्र गए। पाटलिपुत्र भी शिक्षा का सुप्रसिद्ध केंद्र था। विभिन्न विषयों में निष्णात छात्रों को पाटलिपुत्र में सहारा मिलता था। चाणक्य यहां मान्यता प्राप्त बने। उस समय धनानंद नाम के राजा वहां थे। वो अत्यंत द्रव्यलोभी थे। कितना भी धन मिले उनका समाधान नहीं होता था। जनता पर कर लगाकर बड़ी मात्रा में वसूली के बाद भी उन्हें संतोष नहीं होता था। पत्थर, लकड़ी और चमड़े पर भी उन्होंने कर लगाया। धनानंद ने कितनी संपत्ति एकत्रित की इसका किसी को अंदाज न था। कहते थे उन्होंने गंगा नदी के पात्र में एक पत्थर के नीचे सारी संपत्ति गाड़ कर रखी थी। चाणक्य जब पाटलिपुत्र गए उस समय धनानंद में परिवर्तन आ गया था। अब वो विद्वानों को सम्मानित कर उन्हें भेंट वस्तुएं भी देता था। इस काम के लिए उसने एक समिति बनाई थी। कोई बड़ा विद्वान इस समिति का अध्यक्ष रहता था। समिति के अन्य सदस्य भी विद्वान हुआ करते। कहते हैं कि समिति के अध्यक्ष को 10 लाख स्वर्ण मुद्रा भेंट में देने का अधिकार था। समिति का कनिष्ठ सदस्य भी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भेंट में दे सकता था। चाणक्य की विद्वता और बुद्धिमत्ता को देखते हुए पाटलिपुत्र के विद्वानों ने उन्हें मान्यता दी। वे इस समिति के अध्यक्ष बने। समिति का यह काम था कि राजा से प्राप्त अनुदान और दान की व्यवस्था करना। इस निमित्त राजा से बराबर मिलना भी पड़ता था। पहली बार जब चाणक्य राजा से मिले तो राजा उनकी वेशभूषा और चेहरे से प्रभावित होने के बजाय क्रोधित हुए। चाणक्य के बारे में उनके मन में विपरीत धारणा बन गई। चाणक्य के व्यवहार में सुगढ़ता नहीं थी। वे सीधे 2 टूक साफ और स्पष्ट बात कह देते। उनमें अहम भी था। राजा को प्रशंसा सुनने और उनके सामने झुकने वालों को देखने की आदत थी। चाणक्य की स्पष्टवादिता और व्यवहार से नाराज राजा ने चाणक्य को समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया। चाणक्य बहुत क्रोधित हुए। उनका न कोई दोष था और न उन्होंने कोई गलती की थी। अन्य विद्वानों ने भी उनकी विद्वता को स्वीकार किया था। क्रुद्ध और संतप्त चाणक्य ने राजा को सुना दिया, पद के कारण तुम उद्दंड हो गए हो। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी तुमने मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तुम चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हो, लोगों पर अन्याय कर सकते हो। तुमने मुझे मेरे न्यायोचित पद से हटा दिया है, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। राजा ये बातें सुनकर चुप कैसे बैठता। वो क्रुद्ध हुआ और उसने चाणक्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चाणक्य भी चतुर थे। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर लिया और वो राजधानी से निकल गए। यही वो आदमी है। बाद में चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त के बारे में भी बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। उनके बारे में भी बहुत सी बातें कही जाती हैं। शायद वो मौर्य जाति के थे। सत्ता प्राप्ति के बाद वे मौर्य कहलाए और उनके वंश को मौर्य वंश कहा जाने लगा। उनकी मां ग्राम प्रमुख की कन्या थी। पिप्पल वन नामक वन क्षेत्र के राजा उनके पिता थे। पिता के युद्ध में मारे जाने के बाद चंद्रगुप्त की मां उन्हें लेकर पाटलिपुत्र आई। चंद्रगुप्त गांव के लड़कों के साथ बड़ा हुआ, लेकिन उसमें जन्म से ही नेतृत्व के गुण थे। सभी लड़के उसे अपना नेता मानते थे। चंद्रगुप्त और अन्य लड़के खेलते थे। वहां एक बड़ी चट्टान थी। चंद्रगुप्त उस चट्टान पर जाकर बैठता और खेल में बाकी लड़के उसे राजा मानते और उससे राजा समान व्यवहार करते।
लड़के अपने विवाद राजा के पास लाते और चंद्रगुप्त उनकी दलीलें और बहस सुनने के बाद अपना निर्णय देता। एक बार चाणक्य उसी राह से जा रहे थे। उन्होंने लड़कों का खेल देखा। वे बहुत प्रभावित हुए। चंद्रगुप्त की शैली और बुद्धिमत्ता से वो चकित हुए। विवादों के निपटारों में चंद्रगुप्त की कुशाग्र बुद्धि और चातुर्य का उन्हें परिचय मिला। चाणक्य ने सोचा, यदि नंद को अपदस्थ कर दिया जाता है तो राज्य के लिए एक सक्षम राजा की आवश्यकता होगी और ये लड़का उसके योग्य है। खेल समाप्ति तक चाणक्य वहीं रुके रहे। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त से बातचीत की। चाणक्य की बुद्धिमत्ता से चंद्रगुप्त भी प्रभावित हुए और उनके प्रति आदर भाव उनके मन में जागा। चाणक्य ने बहुत आत्मीयता से चंद्रगुप्त से बातचीत की। चंद्रगुप्त की परिस्थिति के बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त की। चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य उनके घर गए और चंद्रगुप्त की मां से भी उन्होंने बात की। चाणक्य ने कहा कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो। तक्षशिला में मैं इसे शिक्षा दिलाऊंगा। चंद्रगुप्त की मां इसके लिए पहले तैयार न थी। एक अपरिचित अजनबी के साथ अपने लड़के को भेजने के लिए कौन मां तैयार होगी? लेकिन उन्होंने फिर चंद्रगुप्त के भविष्य के बारे में सोचा। क्या भविष्य है इस गांव में? पिताहीन इस लड़के की पढ़ाई भी कैसे होगी? तक्षशिला में यदि इसकी पढ़ाई होती है तो वो एक बड़ी बात होगी और यह अवसर पुनः नहीं आएगा। चंद्रगुप्त की मां चाणक्य की बुद्धिमत्ता और उनके व्यवहार से प्रभावित हुई और उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला भेज दिया। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में 7-8 साल तक शिक्षा ग्रहण की। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अध्यापकों का चयन भी चाणक्य ने किया। युद्ध नीति और सत्ता प्रशासन में चंद्रगुप्त ने विशेष योग्यता प्राप्त की। इसी काल में भारत में महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी। ग्रीस यानी यूनान से एक युवा राजकुमार अपनी बड़ी सेना के साथ भारत आया। उसने अनेक राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसका नाम था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। चंद्रगुप्त और चाणक्य ये सब देख रहे थे। भारत भी विदेशी सत्ता के शिकंजे में फंसता जा रहा था। भारत की जनता ने भी बड़ा संघर्ष किया। महिलाओं ने भी अपना योगदान इस संघर्ष में दिया। लेकिन चूंकि भारतीय संगठित नहीं थे, उन्हें पराजित होना पड़ा। चाणक्य की नजर में विदेशी सत्ता जहर के समान थी। उन्हें पता था कि विदेशी शासक इस देश को लूटेंगे, उसका शोषण करेंगे और देश को बर्बाद करेंगे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट की। साहस और विरोध के स्वर सिकंदर को अच्छे नहीं लगे और उसने चंद्रगुप्त को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, लेकिन किसी तरह चंद्रगुप्त वहां से निकलने में सफल हुए। चंद्रगुप्त की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी और चाणक्य चाहते थे कि अब ग्रीकों को भगाना उनका प्रथम कर्तव्य है। सेना जमा की। ग्रीकों के खिलाफ चंद्रगुप्त और चाणक्य कैसे लड़े, इसका पूरा ब्यौरा हालांकि उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह बात स्पष्ट थी कि न चंद्रगुप्त राजा थे और न उनके पास कोई सेना थी। बहुत बड़ी सेना खड़ी करना भी आसान नहीं था, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साथ लेकर विभिन्न क्षेत्रों का प्रवास किया और सैनिक भी जमा किए। चाणक्य को पता था कि यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने हिमालय क्षेत्र के राजा पवर्तक से मैत्री की और चंद्रगुप्त के लिए सहायता जुटाई। इस प्रकार उन्हें हिमालय क्षेत्र की मजबूत सेना की सहायता प्राप्त हुई। सिकंदर जहां गया वहां उसने अपने कुछ लोग और सेना को स्थापित किया, लेकिन ये लोग रुकना नहीं चाहते थे और ग्रीस वापस लौट जाने के इच्छुक थे। सिकंदर ने भारत में लड़ाई जीतने के बाद यहां के प्रदेशों को कुछ हिस्सों में बांट दिया और वहां राज करने के लिए सात्रपों की नियुक्ति की। इनमें से कुछ ग्रीक थे और कुछ भारतीय। ग्रीकों को हमेशा संघर्ष और हत्या का भय बना रहता था। जैसे ही सिकंदर किसी क्षेत्र में सात्रप की नियुक्ति कर वहां से चला जाता, उस क्षेत्र में विद्रोह होते और सात्रपों की हत्या कर दी जाती। सिकंदर द्वारा नियुक्त एक अनुभवी सेनापति फिलिप की इसी प्रकार हत्या कर दी गई।
सिकंदर इस समय दूर था और वो कुछ न कर सका। जो सात्रप भारतीय थे उनमें विफलता की भावना घर कर गई। वे भी अवसर और समय की तलाश में थे ताकि स्वतंत्र हो सकें। जब सिकंदर भारत छोड़कर चला गया और बेबीलोन में ईसा पूर्व 323 में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, सभी सात्रपों ने अपने को आजाद घोषित कर दिया, ग्रीकों से आजादी पाई। इसी बीच चंद्रगुप्त तक्षशिला में शिक्षा पाकर और चाणक्य के मार्गदर्शन में एक कुशल नेता बन चुके थे। चाणक्य ने उन्हें सेना प्रमुख भी बना दिया था। चंद्रगुप्त की सेना और शक्ति का स्रोत चाणक्य की बुद्धिमत्ता थी। उत्तरी भारत की लड़ाई में हालांकि चंद्रगुप्त की विजय हुई, फिर भी वास्तविकता यह थी कि उसके पीछे दिमाग चाणक्य का ही था। सात्रपों की समाप्ति सिकंदर के जीवित रहते ही हुई। निकोटार की हत्या उनके रहते हुई। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के बाद सभी सात्रपों की या तो हत्या हुई या फिर उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। ईसा पूर्व 321 में सिकंदर के सेनापतियों ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। सिंध के पूर्व में सिकंदर का कोई राज्य नहीं रहा। ग्रीकों ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि यह क्षेत्र उनके हाथों में नहीं रहा। कुछ गलतियां। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने नंदों को अपदस्थ करने का कार्य शेष था। नंदों ने जनता पर बेरहमी से कर लगाए थे। लोगों के मन में उनके प्रति द्वेष भाव भी जाग गया था। लोग चाहते थे कि किसी प्रकार इनके शासन से मुक्ति मिले। चाणक्य की नंदों के विरुद्ध लड़ाई केवल इस बात के लिए नहीं थी कि उन्होंने चाणक्य को अपमानित किया था, बल्कि लड़ाई इसलिए भी थी कि वो लोगों को कुशासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे। लेकिन नंद राजाओं को अपदस्थ करना साधारण बात नहीं थी। नंदों ने अनेक स्थानों पर कब्जा कर अपना साम्राज्य बना लिया था। उनके पास शक्तिशाली सेना भी थी। उनकी सेना में 2 लाख पदाति सैनिक, 20,000 घोड़े, 2,000 युद्ध रथ और 3,000 हाथी थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त को इस शक्तिशाली सेना से लड़ना था। दुर्भाग्य से इस लड़ाई के बारे में भी ब्यौरेवार ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रारंभ में चंद्रगुप्त और चाणक्य को पराजय का मुंह देखना पड़ा। चंद्रगुप्त ने लड़ाई की शुरुआत राज्य के मध्य से ही की। उन्हें पराजित होना पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। इसके बारे में भी एक कहानी है। चंद्रगुप्त का एक जासूस एक गांव में था। वो एक झोपड़ी में रुका था। उस झोपड़ी में रहने वाली महिला ने अपने लड़के को रोटी खाने के लिए दी। लड़के ने रोटी का बीच का हिस्सा खा लिया और शेष फेंक दिया। उस लड़के की मां ने कहा, तुम रोटी ठीक उसी तरह खा रहे हो जैसे चंद्रगुप्त अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लड़के ने कहा, चंद्रगुप्त ने लड़ाई किस प्रकार लड़ी? जासूस कान लगाकर सुन रहा था। मां ने कहा, तुमने रोटी के बीच का हिस्सा खा लिया और शेष फेंक दिया। चंद्रगुप्त राजा बनना चाहता है, लेकिन अपना आक्रमण बाहरी क्षेत्र से करने की बजाय वो राज्य के मध्य में लड़ाई लड़ रहा है। उसकी सेना स्वाभाविकतया चारों ओर से घिर गई और हार गई। जासूस ने यह कहानी बाद में चाणक्य को सुनाई। चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने लड़ाई की रणनीति बदल दी। यह कहानी पुराने जमाने से कही जा रही है। कितनी सत्य है या असत्य है, यह कहना कठिन है। रणनीति बदलने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध साम्राज्य पर बाहर से आक्रमण शुरू कर दिया। इसमें भी गलतियां हुई। जहां वे जीते वहां उन्होंने अपनी सेना स्थापित नहीं की। परिणाम यह हुआ कि जब प्रदेश जीतकर वे आगे निकल जाते, जीते हुए क्षेत्र के लोग एक हो जाते और उन्हें घेर लेते। अतः उन्हीं लोगों से बार बार लड़ना पड़ता था जिन्हें वे जीत चुके थे। इन गलतियों से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीख ग्रहण की। अब उन्होंने जीते हुए क्षेत्र में सेना स्थापित करना शुरू कर दिया। फिर आगे बढ़ते चले गए।
चाणक्य ने इसके पूर्व ही प्रवर्तक राजा पोरस द्वितीय से मैत्री कर ली थी। पोरस अपनी सेना के साथ चंद्रगुप्त की सहायता के लिए आए। नंद राजा को सेना शक्ति के अलावा बुद्धिमान और कुशल मंत्री अमात्य राक्षस का मार्गदर्शन प्राप्त था। वो राजा के प्रति निष्ठावान और ईमानदार था। चाणक्य जानते थे कि नंदों की सेनाओं को परास्त करने के साथ ही अमात्य राक्षस को पराजित करना उतना ही जरूरी है। चाणक्य ने अपने मित्र इंदु शर्मा को बताया, मित्र, तुम वेश बदलकर अमात्य राक्षस के साथ हो जाओ, ज्योतिषी और उनके मित्र बन जाओ, नाम बदलकर जीव सिद्धि रख लो, अपने शिष्यों के माध्यम से मुझे जानकारियां देते रहो। नंदों को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। सावधानी से काम करो। इंदु शर्मा ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके शिष्य वेगस शर्मा, सिद्धार्थ, मसोपा वसी अमात्य की सेवा में हो गए। सेना में उन्होंने नौकरी पाली। नंद और अमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त और चाणक्य पर हमले की सारी योजना बना ली थी। चंद्रगुप्त और नंद के बीच हुए युद्ध की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कांटे की लड़ाई हुई। नंद राजा की मृत्यु हो गई, उसके पुत्र और रिश्तेदार भी मारे गए। अमात्य राक्षस भी विवश हो गए। चंद्रगुप्त विजयी हुए। सिर्फ नंदों के पिता सर्वार्थ सिद्धि जीवित बचे। वो वृद्ध थे। उन्होंने चंद्रगुप्त और चाणक्य से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो जंगल में चले जाएंगे और साधना करेंगे, उन्हें छोड़ दिया जाए। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने उनकी बात मान ली। वृद्ध राजा और उनकी पत्नी जंगल की ओर निकल गए। कहा जाता है कि बाद में चंद्रगुप्त ने उन्हें मार दिया, क्योंकि उसे भय था कि अमात्य राक्षस उनके किसी बालक को गोद दिलवाकर साम्राज्य पर अधिकार जता सकता है। चंद्रगुप्त नंदों को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। दो मार्ग। लेकिन व्यक्तिगत बदला यही चाणक्य का लक्ष्य नहीं था। वो चाहते थे कि राज्य में सुरक्षित वातावरण रहे और जनता का कल्याण हो, प्रशासन ढंग से चले। ये करने के लिए उन्होंने अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने की और राजकाम कैसे चलाया जाए इस पर एक पुस्तक लिखने की बात सोची। अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना, यह विचार प्रथम घटी से ही बड़ा विचित्र लगता था। अमात्य नंदों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान था। क्या वो चंद्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए राजी होगा? दिखाई देता है कि सभी नंदों की मृत्यु के बाद भी अमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त की हत्या के अनेक प्रयास किए, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचा लिया। विशाखा दत्त नामक नाटककार द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में यही मुख्य धारा है, लेकिन इन साहित्यिक कृतियों को हम इतिहास तो नहीं मान सकते, लेकिन इससे उस समय के संघर्ष की कल्पना की जा सकती है। अमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त की हत्या के प्रयास किए। एक बार जब चंद्रगुप्त कुमार भवन नामक महल बनवा रहे थे, अमात्य ने भुवनपाल नामक एक अधिकारी को वहां भिजवाया और उसे बताया, मित्र, कुमार भवन बनाने में चंद्रगुप्त की पूरी सहायता करो, भवन को खूब सजाओ, सारी शाही व्यवस्थाएं वहां करो, शयन कक्ष ऐसा बनाओ जहां बड़े पूर्णाकार के शीशे लगे हों, इनके पीछे दीवार ऐसी हो जहां सैनिक छिप सकें। ये सैनिक समय की ताक में रहेंगे और चंद्रगुप्त की हत्या कर देंगे। लो, तुम्हारे लिए सोने से भरी थैली रखी है। भुवनपाल ने अमात्य की सूचनाओं के अनुसार कुमार भवन में सारी व्यवस्थाएं कर दी और किसी को संदेह भी नहीं होने दिया। जब चंद्रगुप्त ने कुमार भवन में रहने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की, तब चाणक्य ने कहा, जरूर, लेकिन पहले मैं उस भवन को देख लूंगा। यदि सब कुछ ठीक लगा तो तुम वहां रहने के लिए चले जाना। चाणक्य अपने कुछ विश्वास पात्र अधिकारियों के साथ कुमार भवन पहुंचे। सब कुछ ठीक दिखाई दिया, लेकिन चाणक्य की पैनी दृष्टि से शीशे नहीं छूटे। उन्होंने कहा, ये शीशे यहां से हटाकर वहां लगा दो।
वो चित्र वहां से हटा दो, यहां लगा दो। और इसी के साथ वहां छिपे तलवारधारी सैनिक पकड़े गए। चाणक्य ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। चंदन दास को फांसी। जब अमात्य राक्षस पाटलिपुत्र से भागा, तब वो अपनी पत्नी और बच्चों को साथ नहीं ले जा पाया। उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। अपने मित्र चंदन दास के पास उसने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। चाणक्य ने अमात्य राक्षस को खोजने का बहुत प्रयास किया। उसे पता लगा कि अमात्य की पत्नी व बच्चे चंदन दास के पास हैं। चाणक्य ने चंदन दास को बुलाया और पूछा, अमात्य की पत्नी व बच्चे तुम्हारे ही पास है ना? चंदन दास कांपने लगा। उसे पता चल गया कि उसे क्यों बुलाया गया है। वो समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। फिर भी उसने सोचा, क्या मित्र के साथ विश्वासघात किया जाए? नहीं, यह दुराचरण होगा। चाणक्य क्रूर है। वो अमात्य की पत्नी व बच्चों को कुछ भी कर सकता है। उसने तय किया कि अमात्य की पत्नी व बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। उसने कहा, महाराज, मुझे अमात्य की पत्नी व बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चाणक्य की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कहा, सोच लो और सत्य बताओ। राजा के साथ विश्वासघात की एक ही सजा होती है, और वो है मृत्यु। चंदन दास समझ गया कि उसका अंतिम क्षण निकट आ गया है। उसने कहा, महाराज, आपकी मर्जी है, चाहे जो करें, मुझे कुछ पता नहीं है। चाणक्य ने मन में चंदन दास की निष्ठा को परख लिया। उन्होंने सोचा कि यह आदमी कभी भी अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। इसे मारना नहीं चाहिए। मित्र के प्रति उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे ईमानदार व्यक्ति की हत्या करना सद्गुण नहीं है। लेकिन यदि इसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी जाती है और अमात्य को इसका पता लग जाए, तो वो जरूर यहां आएगा। क्रोध से चाणक्य गरज उठे, ले जाओ इस गद्दार को जेल में। चंदन दास को मृत्यु दंड की घोषणा उन्होंने कर दी। अमात्य का आगमन। चाणक्य के जासूसों ने सर्वदूर खबर फैला दी कि चंदन दास को फांसी दी जाएगी। अमात्य को इसका पता लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी तथा बच्चों को आश्रय देने के कारण ही चंदन दास को यह सजा मिल रही है। अपने मित्र को बचाने के लिए अमात्य पाटलिपुत्र पहुंच गया। पाटलिपुत्र में एक उद्यान में वृक्ष के नीचे बैठकर अमात्य सोच रहा था कि आगे क्या करें। शहर के सभी इलाकों से वो परिचित था। इसी शहर में उसने राज वैभव भोगा था। उसकी आंखें नम हो गईं। इसी समय उसे आवाजें सुनाई दी। चंदन दास की पत्नी व बच्चे रोते बिलखते चले आ रहे थे और सैनिक चंदन दास को फांसी के फंदे की ओर ले जा रहे थे। सैनिकों ने क्रोध से चंदन दास की पत्नी व बच्चों को लौट जाने के लिए कहा। ये सब कुछ देखकर अमात्य द्रवित हो उठा और सैनिकों के पास जाकर उसने कहा, चंदन दास को छोड़ दो, वो मेरा मित्र है। उसके स्थान पर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैं इसके लिए तैयार हूं। सैनिकों ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें राजाज्ञा चाहिए। चाणक्य की स्वीकृति भी जरूरी है। यदि वे स्वीकृति देते हैं तो ही यह हो सकता है, तब हम रुक सकते हैं। आप चाणक्य के पास चलिए। एक शर्त। चाणक्य और अमात्य आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध अपने राजा के प्रति ईमानदारी बरतते हुए संघर्ष किया था और अब अमात्य की जिंदगी चाणक्य के हाथों में थी। चाणक्य अपने स्थान से उठे और समादर से अमात्य को संबोधित करने लगे। अमात्य राक्षस को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस व्यक्ति के मुखमंडल पर बुद्धिमत्ता का कितना तेज है। इस सन्यासी के पास संपत्ति, बुद्धिमत्ता और सभी कुछ है। चाणक्य ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मित्र चंदन दास की जान बचे? निश्चित ही, अमात्य ने उत्तर दिया। वो मेरे लिए मित्र से भी अधिक है, वही मेरा जीवन है। अमात्य की आवाज रुंध गई। दृढ़ आवाज में चाणक्य बोले, फिर तुम्हें कुछ करना भी होगा।
एक शर्त है। अमात्य समझ नहीं पाए कि चाणक्य क्या कहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, कहिए। चाणक्य ने कहा, तुम्हें चंद्रगुप्त के साम्राज्य का महामंत्री पद स्वीकार करना होगा और राज्य की भलाई के लिए दिन रात काम करना होगा। अमात्य को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो क्या सुन रहे हैं। चंद्रगुप्त के साम्राज्य का मैं महामंत्री? हां, चाणक्य ने कहा, तुम्हें चंद्रगुप्त का महामंत्री बनना ही होगा। और फिर अमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का महामंत्री बनना स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक हुआ और अमात्य राक्षस को उन्होंने महामंत्री बनाया। चाणक्य की शपथ पूरी हुई और मगध को भी एक अच्छा शासक मिला। बाद में चाणक्य का क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिलती। कुछ कहते हैं कि वो चंद्रगुप्त के साथ और बाद में उनके पुत्र बिंबिसार के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। कुछ कहते हैं कि चंद्रगुप्त बाद में जैन बन गए और चाणक्य के साथ उनके मतभेद भी हो गए। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के बाद चाणक्य साधना करने के लिए चले गए। अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की पुस्तक विश्व विख्यात है। यूरोपीय राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री उसे रुचि के साथ पढ़ते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी हो, इसी से होती है। राजदूतों और जासूसों का चयन कैसे किया जाए, इसका वर्णन इसमें है। राजा को खतरों से और धोखे से कैसे बचाया जाए, यह भी इसमें वर्णित है। न्याय व्यवस्था, पुलिस और सेना के कर्तव्य, धनी व्यक्तियों पर नियंत्रण, उन्हें सत्कार्य के लिए प्रवृत्त करना, युद्ध को टालना, ज्योतिषियों के कर्तव्य, मठाधीशों और संतों के कार्य भी इसमें वर्णित हैं। ऐसे ही अनेक विविध विषयों पर इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। इतने विविध विषयों पर लिखा जाना आश्चर्यजनक है। चाणक्य कहते हैं, राजा का पहला कर्तव्य है कि धर्म या सत्य की रक्षा करे। जो राजा सत्य और सद्गुणों को आश्रय देगा वो सुखी होगा। जो राजा अपने अधिकारों और सत्ता का दुरुपयोग करेगा वो दंड का भागीदार होगा। जन कल्याण के लिए अविरत कार्य करना ये राजा का परम पवित्र कर्तव्य है। राज्य प्रशासन उसका धार्मिक कर्तव्य है। सभी को समान समझे, ये उसकी राज्य को सबसे बड़ी देन होगी। साधारण व्यक्ति का सुख यही राजा का सुख है। उनका कल्याण यही राजा का कल्याण है। राजा को कभी भी वैयक्तिक सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जनता के सुख और आनंद में ही उसका आनंद और सुख निहित है। ये सारी बातें चाणक्य ने 2300 वर्ष पूर्व लिख कर रखी हैं। ऐसा ये महान बुद्धिमान व्यक्ति साहस और धीरज की प्रतिमूर्ति ही था। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे किसी भी वीडियो से वंचित ना रह सके। इसके साथ ही यदि आपको कोई खास कहानी, कविता, उपन्यास, जीवन परिचय या इत्यादि सुनना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको सुनाएंगे आपके पसंद का साहित्य सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के चैनल पर भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।